आज हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या सिंपल थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पार्ट 7 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ये सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first। यानी ये बोल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तुरंत तुरंत इंस्टेंटेनियसली तुरंत लगाता है। ठीक है, ये मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट है, मेरा दो हाथ जो है ये दोनों चिपका हुआ है, इस पर जितना फोर्स लगा रहा है अंदर से जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स ये वाला जो बाहरी वाला हाथ जो है वो अंदर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट लगाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि अगर दो मास आपस में चिपका हुआ है M1 और M2, अगर इसको यहां से पुश कर रहे हैं फोर्स F से, लेकिन ये दोनों के बीच में M1 इस पर फोर्स लगा रहा है अगर F1, तो M2 भी फोर्स लगाएगा इस पे F1। ठीक है, अगर M2 लगा रहा है F2 तो F1 बराबर होगा F2 के। अगर M1 इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो M2 किस तरफ लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, तभी ना ये दोनों जुड़ा हुआ है आपस में। अगर ये इस पर ज्यादा लगाता तो ये आगे फेंका जाता, अगर ये इस पर ज्यादा लगाता तो ये पीछे आ जाता, लेकिन नहीं, ये दोनों इस पर इक्वल लगा रहा है फोर्स, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। इसी को बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अगर ये फोर्स इस पर एक्शन कर रहा है तो इसके द्वारा इस पर फोर्स जो लगा रहा है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स। यानी सिस्टम, इसको बोलते हैं अगर सिंगल सिस्टम तो सिस्टम अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टू ईच अदर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यानी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। यानी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स नहीं, ये तो बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। जैसे मान लो कि यहां पर एक टेबल है, ध्यान समझना बच्चों, यहां पर एक टेबल है, टेबल पर एक क्या रखा हुआ है, आपका बुक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, इस पे बुक रखा हुआ है। ठीक है, ये बुक जो है ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है F, जिसका वैल्यू क्या है mg, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। जैसे कि ये इस पर है, इस पर ये फोर्स किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है, लेकिन इतना ही फोर्स इस पर कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। कौन लगा रहा है, ये फोर्स टेबल लगा रहा है। टेबल इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, किस पे, बुक पे। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि अगर इसका वजन मेरा नीचे लग रहा है तो वजन के बराबर मेरा हाथ से जो इस पर लग रहा है नॉर्मल ऊपर की तरफ फोर्स, वो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों, क्योंकि इस पर बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, ये दोनों एक सिंगल सिस्टम है। इसी में जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा नीचे की तरफ, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। बाहरी फोर्स नहीं, ध्यान से समझो, बाहरी फोर्स नहीं, बाहरी फोर्स कभी बराबर नहीं हो सकता है। जैसे हम इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो हम जितना फोर्स इस पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये इस पर लगा रहा है, इस तरफ। बात समझ में आ रहा है? क्यों, क्योंकि बोर्ड और ये एक दोनों को हम लोग एक सिंगल सिस्टम में बात कर रहे हैं। अगर इस पर ऐसे फोर्स लगा देंगे, ये फोर्स नहीं, ये दोनों आपस में जो फोर्स लगाए हुए हैं वो। बात समझ में आ रहा है? यानी जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। मान लो कि इसको बोल रहे हैं एक्शन फोर्स, ये एक्शन है तो ये कौन सा हो गया बाबू, ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। बात समझ में आ रहा है? बाहरी फोर्स को काउंट नहीं करता, अगर बाहरी फोर्स लग रहा है तो वो बराबर नहीं होगा। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट है उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। अगर ये एक सिंगल सिस्टम है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा। जैसे आप पिस्टल से फायर करते हैं बुलेट, मान लो ये पिस्टल है आपका, ये आपका पिस्टल है और यहां पर क्या है, ये बुलेट है, ये बुलेट है। तो अगर ये सिंगल सिस्टम है, अगर ये सिंगल सिस्टम है आपका, तो यहां पर क्या हो गया
कि गन जितना फोर्स इस पर बुलेट की तरफ बाहर की तरफ लगा रहा है, गन इस बुलेट पर, बुलेट इस गन पर क्या लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही कारण है कि आप पिस्टल फायर करोगे तो आपके हाथ में क्या लगेगा, बैकवर्ड फोर्स लगेगा, झटका लगता है। क्यों? क्योंकि पिस्टल बुलेट पर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, तो पिस्टल बुलेट जो है पिस्टल पर वो क्या लगा रहा है, पीछे की तरफ लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म है वो इंटरनल फोर्स है, सिर्फ ट्रिगर दबाना ही मेरा ये इसको इनिशिएट कर, ट्रिगर दबाने से इतना ताकत नहीं आएगा कि बुलेट को 400 मीटर पर सेकेंड 500 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इसको भेज दिया जाए। इसमें इंटरनल मैकेनिज्म होगा जिससे कि ये आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, आंतरिक बल है इसमें। यही कारण है कि पिस्टल जो इस पर आगे की तरफ बुलेट पर फोर्स लगा रहा है, ये हो गया आपका बुलेट, और ये आपका पिस्टल है। तो बुलेट पर पिस्टल के द्वारा आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो बुलेट भी पिस्टल पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। ये होता है इंटरनल फोर्स, हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है, इसमें बाहरी फोर्स का जरूरत नहीं होता। बात समझ में आ रहा है बच्चों? और इसी लॉ पर बेस्ड कि जब बाहरी फोर्स नहीं लगता है तो उस समय क्या होता है कि आपका मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तभी चेंज होगा जब उस पर अनइक्वल फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ में बताया गया है कि इफ एन अनइक्वल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट्स मोमेंटम विल बी चेंज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा किसी भी सिस्टम पे तो उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। इसी चीज को हम लोग अब डिराइव करेंगे। बच्चों हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहला बात कि मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, सबसे पहले नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तभी कंजर्वेशन क्या रहेगा, ये मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल नो external forces applied, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एंड ये जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। आपको आगे क्लास 11th में समझ में आएगा कि क्यों फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। फ्रिक्शन लेस में जो भी फ्रिक्शन लेस होने से क्या रहता है आपका कि कोई भी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होता। फ्रिक्शन में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा या किसी और फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ जब भी लगाते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सरफेस होना चाहिए स्मूथ, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एंड सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ओके। ये आपके समझने के लिए है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कि ये नोट कर लीजिए, आगे आपको काम आएगा। यहाँ पे उतना काम नहीं आएगा लेकिन आगे आपको समझने में बहुत ही फायदेमंद होगा। यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस चीज को नोट कर लिए होंगे तो हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक मास ma है, वो चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी ua से, एक मास mb है, वो चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी ub से। ua क्या है आपका, ग्रेटर देन ub है, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद टकराएगा। तो टकराने का समय हम ले लेते हैं कि t टाइम तक ये आपस में टकराया, तो उतना ही टाइम में ma जो है mb पे फोर्स लगाएगा, कितना, fab, और mb जो है वो ma पे फोर्स लगाएगा fba, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट होगा, पहले ही बता दिए है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, तो fab क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू a ऑन b, और fba क्या हो जाएगा, जो आगे है वो ड्यू टू होता है, फोर्स ड्यू टू b के कारण किस पर, ऑन a। समझ में आया,
फोर्स ड्यू टू, पहला ए है, ए ऑन बी, यानी ए के कारण बी पे, और बी ए लिखा हुआ है तो बी के कारण ए पे। फिर ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया ए का, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया बी का। नाउ अब हम लोग आते हैं कि एफ ए बी क्या हो जाएगा, द फोर्स applied by A on B is F A B equal to क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय A on B, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना हो जाएगा, मास MA, ये क्या हो जाएगा, VA माइनस UA बाई T, ये ना हो जाएगा। और द फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A इज FBA, ये हो जाएगा MB VB माइनस UB बाई T फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या हो जाएगा, FAB बराबर माइनस FBA, इक्वलेंट अपोजिट फोर्सेस, ये हो जाएगा MA VA माइनस UA बाई T इक्वल टू माइनस MB VB माइनस UB बाई T कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो, फिर इसको इरेज करेंगे और ये वाला पॉइंट फिर से हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको लिख रहे हैं, ये क्या है, MA VA माइनस UA इक्वल टू माइनस MB VB माइनस UB, यानी मल्टीप्लाई कर देते इसको तो ये हो जाएगा MA VA माइनस MA UA इक्वल टू माइनस MB VB प्लस MB UB, इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा MA VA प्लस MB VB इक्वल टू MA UA प्लस MB UB, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द टू ऑब्जेक्ट, यानी कंजर्व हो गया। ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट A and B is equal to initial momentum of the object A and B. Therefore the total momentum of the system of the two objects लिख देते हैं, of the two objects will be conserved, क्या, conserved, ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, वो एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको समझिएगा। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।